के अंधियारे कोने में अचानक एक लाइटर की छोटी सी चिंगारी चमकी। सिगार का सिरा जल उठा और उससे उठता हुआ पतला धुआं हवा में घुलते हुए स्ट्रीट लाइट की किरणों को चीरने लगा। सड़क के किनारे दीवार से टेक लगा के एक आदमी चुपचाप खड़ा था, न पूरी तरह छिपा हुआ न पूरी तरह दिखाई देता हुआ। उसके काले लिबास पर रोशनी हल्के से पड़ रही थी और उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठियां चमक रही थी। किंग, क्वीन, जोकर, एस। उसने धीरे से सिगार का धुआं बाहर छोड़ा। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बनकर फैल गई। एक आलीशान घर के बाहर चमचमाती एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। कार के दरवाजे के खुलने के साथ एक घिसी हुई हवाई चप्पल में एक लड़का बाहर निकलता है, जिसके हुलिये से वो एकदम गरीब दिख रहा था। पर उसके हाथ में अभी मर्सिडीज कार की चाबी घूम रही थी। नकाबपोश आदमी की नजरें दूर खड़े अथर पर जमी थी। फिर उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई और उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आखिरकार मिल गया तो। उसने गाड़ी को मेन दरवाजे के पास पार्क किया ताकि सुबह गाड़ी के शोर से किसी की आंख न खुले। तभी उसे किसी की आहट आई। उसने बाहर जाकर देखा पर वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। क्या ये मेरा वहम था? और वो वापस अंदर आने लगा। तभी उसे मेन डोर के नीचे एक लेटर दिखाई दिया। उसने लेटर को उठाया और उसे पूरा यकीन हो गया, यहाँ पर कोई तो था। उस लेटर पर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं था। उसने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा था, The king will fall, the queen will fall। ये शब्द देखकर उस लड़के की आंखें छोटी हो गई थी। वो वहां से लेटर लेकर अंदर चला गया। स्ट्रीट के दूसरे कोने से कोई उसे जाते हुए देख रहा था और उसने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। आज संडे का दिन था। सुबह के समय एक लड़का जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी और नीचे सस्ता सा ट्राउजर पहना हुआ था, उसके हाथ में सर्फ घुला पानी का बाल्टी था। उसके कान में ईयरफोन्स लगे थे जिससे वो गाने सुनते हुए कार को चमकाने में लगा हुआ था। वो इतने अच्छे से उस कार को क्लीन कर रहा था जैसे कि ये उसका पसंदीदा काम हो। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सुबह सुबह कहाँ मर गया नालायक? ये कामचोर हमेशा ऐसा ही करता है। इसने अभी तक मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं की? इसे पता नहीं है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है? इससे अच्छा तो एक कुत्ता रख लेते, वो भी घर की रखवाली में काम आता। पर वो लड़का तो अपनी मस्ती में ही मस्त था। उसे कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। तभी किसी की भारी भरकम आवाज आई, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगे रहते हो? तुम्हें पता नहीं है आज संडे है? वो जरूर मेरी गाड़ी को चमकाने में लगा होगा। ये थे उस फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल, और जो आदमी चिल्ला रहा था वो था विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल भार्गव अग्रवाल का बड़ा बेटा था और छोटा बेटा शशिकांत था। भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे, और वो फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना, जो उनकी नजरों में एक निकम्मे नालायक कमजोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर चला जाता था। निकम्मे आदमी काम से छुपने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है। तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है? वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी, क्या काम है? नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है, अपनी जुबान से मुझे पापा जी मत कहा कर, पर तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तू हमारी लाइफ में आया था। और एक शशिकांत का दामाद है, पता है उसने अपने ससुर को कल ही ऑडी कार गिफ्ट की है। अरे अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, और अभी से ही देखो वो अपने ससुराल वालों का कितना ध्यान रखता है। और एक तू है जो किसी भिखारी से कम नहीं लगता। वो लड़का चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। कल शशिकांत की बेटी तानिया की रिंग सेरेमनी है। इस बार कोई ढंग के कपड़े पहन कर आना, पर तेरे पास तो पैसे होंगे नहीं कपड़े लेने के लिए। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि किसी दिन समाज में तेरी वजह से हमारी इंसल्ट ना हो जाए। अब कल के प्रोग्राम में भी लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद करता क्या है। हे भगवान, मैं तो इस लाइफ में तंग आ गया हूँ। अब किस किस को इस बारे में क्या जवाब दूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता।
ये पिताजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। इस लड़के ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया है। पर वो लड़का तो वहीं पर सिर झुकाए खड़ा था। तभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, अब क्या नजरों से ही जमीन फाड़ने का इरादा है? तुझे अभी तो बताया था कि मैं लेट हो रहा हूँ। अब मेरे कपड़ों पर जल्दी से इस्त्री कर। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अग्रवाल अंदर चले गए। उस लड़के ने जल्दी से अपने हाथ पैरों को साफ पानी से धोया और अंदर की तरफ चल दिया। लेकिन बाहर कोई था जो अग्रवाल मेंशन पर नजर रखे हुए था। उसने कुछ देर वहीं पर इंतजार किया और फिर उसने सिगार जमीन पर फेंक कर अपने पैरों से बुझा दी और उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहां से निकल गया। वहीं अग्रवाल मेंशन में वो लड़का पिछले 3 साल से उस घर के सभी सदस्यों के ताने सुनते हुए आ रहा था, पर आज तक उसने किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया था। एक दादाजी ही थे जिन्होंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं कहा था। वो रात को अधिकतर दादाजी के कमरे में ही सोता था। हाँ, वो सिर्फ देखने में ही गरीब लगता था, पर उसके शरीर की मसल्स टाइट थी और उसके 6 पैक एब्स भी थे और वो 6 फीट हाइट का एक हैंडसम हंक था। उसका फेस देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना गरीब भी हो सकता है। उसके अंदर आते ही विजय अग्रवाल ने उसे अपना एक कीमती सूट और व्हाइट शर्ट दी। इस सूट पर दाग नहीं लगना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा पापा जी। वो कपड़े लेकर वहां से जाने लगा। तभी सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, गरीबों की बिलियनियर, जरा मेरे कपड़ों को भी प्रेस करके रेडी कर देना। मुझे भी आज शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे साथ नैना दीदी भी जा रही हैं। उनके कपड़े तो तुम ही डिसाइड करते हो, तो उनका तुम ही देख लेना। ये लड़की नैना की छोटी बहन शनाया थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। उसे भी अथर्व पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही टॉन्ट अथर्व को मारा करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी फ्रेंड को उसके फटीचर जीजू के बारे में पता चले। उस घर का एक छोटा लाडला भी था जो अभी फर्स्ट ईयर में ही आया था। उसे अथर्व बहुत पसंद था। वो अपने अथर्व जीजू के बॉडी का फैन था, इसलिए वो रोज सुबह उठ के उनके साथ एक्सरसाइज किया करता था। अथर्व के साथ रहने की वजह से वो किसी गलत संगत में नहीं पड़ा और उसकी भी बॉडी बनने लगी। अथर्व को भी युग को देखकर अच्छा लगता था। कोई तो था जिसके साथ वो अपनी इतनी अच्छी सुबह बिता सकता था। पर सबसे डेंजर थी दादी सरोज देवी, जिसके बोल ही ऐसे होते थे जैसे कि किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। वो तो गुस्सा आने पर दादाजी को भी नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा दादाजी को यही ताना मारा करती थी, तुमने मेरी फूल सी पोती की लाइफ बर्बाद कर दी है। और अथर्व को तो वो ऐसे आड़े हाथ लेती थी कि पूछो ही मत। अथर्व ने जल्दी से विजय अग्रवाल के कपड़ों पर प्रेस किया और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उनके कमरे में रख कर आ गया। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ गए थे। उसके बाद अथर्व ने शनाया और अपनी वाइफ के कपड़े रेडी किए, जिसका नाम नैना था, और उसके कपड़ों को उसके रूम में रखने के लिए चला गया। जैसे ही वो अंदर साइड टेबल पर कपड़े रखकर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अपने शरीर पर व्हाइट टॉवेल लपेटे हुए एक ब्यूटीफुल लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, जिससे वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम गोरी थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कि मोती रोशनी में चमकते हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ की ब्यूटी को देखकर शॉक्ड रह जाता था, और आज भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नैना, तू भी पागल है। एक बार देख तो लेती कि कमरे में कोई है भी कि नहीं। ये रूम अकेला तेरा थोड़ी है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कोई लड़की नहीं देखी? नैना की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढक कर कहा, सॉरी, मुझसे शनाया ने ही कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था। बस वही रखने के लिए आया था। बोलते हुए भी उसकी घबराहट साफ पता चल रही थी। अब क्या पूरी फिल्म देखने का इरादा है? ये सुनकर वो दूसरी तरफ पलटा, जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसे भागते देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। दीदी, आपको क्या हुआ? आज तो आप काफी जोर जोर से हंस रही हो। अरे शनाया, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सोचकर हंसी आ गई। दीदी, आप उस मिडिल क्लास को तलाक क्यों नहीं दे देती? वो इतना गरीब है कि उसे तो मैं मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। वो ये कैसे बता सकती थी कि अथर्व ने उसे ऐसी सिचुएशन में देखा था? नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, आप कभी भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करती हो? आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि वो आपको पसंद है या नहीं। पता नहीं आप पिछले 3 साल से कैसे उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर नैना ने अब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब शनाया ज्यादा ही जिद करने लगी तो नैना ने उससे कहा, जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी का मुंह नहीं खुला, अब बोलने का क्या फायदा? तभी उन दोनों की माँ मनीषा वहाँ आई और उसने कहा, बेटा, तुम तो इस बात पर बेवजह गुस्सा कर रही हो।
उस टाइम तुम्हें दादाजी के गुस्से के बारे में पता था ना? अगर उस समय हम बेघर हो जाते तो तुम ही बताओ, इस समय हम सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे होते। तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आता कि उस लड़के और तुम सब में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस समय शादी नहीं करती तो तुम भी आज उस लड़के की तरह ही गरीब होते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों की ही कंडीशन ऐसी है तो फिर आप सभी उस लड़के को इतना सुनाते क्यों रहते हो? बेटा, आज तक तो तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, फिर आज उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? मॉम, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। यही कारण है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। आप हर बार इस मैटर के बारे में मुझसे बात करने के लिए आ जाते हो। आज के बाद कभी भी मुझसे इस बारे में बात मत करना। मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर वो रेडी होकर वहाँ से नीचे हॉल की तरफ निकल जाती है और जाते हुए उसने शनाया से कहा, अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है तो 2 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर मत कहना कि दीदी ने मुझे कुछ दिलाया नहीं। और हाँ, एक बात और, अपने साथ उस सो कॉल्ड अपने जीजू को भी लेकर आ जाना। ये सुनकर शनाया ने जल्दी से नैना का हाथ पकड़कर रोका और कहा, दीदी, वो हमारे साथ शॉपिंग पर क्यों जाएगा? तुमसे जितना कहा है उतना करो। फिर नैना नीचे आ गई। मैं उस फटीचर के साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। दीदी को अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं होगी, पर मेरी रेपुटेशन है। ऐसी बात नहीं है, वो तो नैना को कोई बैग्स पकड़ने के लिए चाहिए होगा, इसलिए ही उसे ले जाने के लिए बोला है। और तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि उसके लिए एक 3 पीस सूट ले आना जिसमें वो ठीक ठाक लगे, नहीं तो हमारी रेपुटेशन कल पार्टी में मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं अथर्व ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसकी नजरें मैसेज में लिखे फिगर्स पर थी। वो मैसेज देखकर अथर्व की आंखें नम हो गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे थे। अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कितने सालों बाद वो आवाज सुनी थी। उस आवाज को सुनकर उसे बीते पल याद आ गए थे। किंग रो रहा है, मास्टर विक्रम। अग्रवाल मेंशन से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी काली एसयूवी के अंदर एक आदमी स्नाइपर थामे बैठा था। उसके कानों में लगे ईयरफोन से एक आवाज गूंजी, यही सही समय है। किंग अभी कमजोर है, ट्रिगर दबा दो और चूकना मत। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। नकाबपोश आदमी की उंगली ट्रिगर पर कस गई। स्नाइपर के लेंस में किचन के अंदर खड़ा अथर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। चेकमेट किंग। कौन था ये नकाबपोश आदमी? क्या अथर्व को गोली लग जाएगी? कौन था वो आदमी जो अथर्व की जान के पीछे पड़ा हुआ था? और उस लेटर को छोड़ने की वजह क्या थी? अथर्व के पास क्या मैसेज आया था? आखिर अथर्व के मोबाइल पर किसकी कॉल आई थी? जानने के लिए सुनिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया गुस्से में फोन हाथ में लिए किचन के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी और वो ठिठक गई। अथर्व बिल्कुल स्थिर खड़ा था, फोन कान से लगा हुआ, आंखों में चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसे इस हालत में देखकर शनाया का गुस्सा हैरानी में बदल गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय बाहर खड़ा एक आदमी स्नाइपर के लेंस से अथर्व को निशाना बनाए हुए था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन अचानक शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अथर्व पूरी तरह ओझल हो गया। वो आदमी सामने आकर खड़ी हो गई और अथर्व पूरी तरह ओझल हो गया। वो आदमी झुंझला उठा और ईयरपीस में धीमे स्वर में बोला, मास्टर विक्रम, सामने एक लड़की आ गई है, इंतजार करना पड़ेगा। उसने स्नाइपर से नजर हटा ली। अथर्व ने मोबाइल अपने कान पर लगाया हुआ था। दूसरी तरफ से किसी की रौबदार आवाज आई, हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुमने फैमिली की सभी कंडीशन पूरी कर ली है। तुम्हारा सिंघानिया फैमिली में स्वागत है। पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी बहन भी बड़ी हो गई है और उसने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया है। वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। और तुम्हारी माँ के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी हालत तो तुम समझ नहीं सकते हो। तो अब तुम घर कब आ रहे हो? अथर्व की आंखों में आंसू थे। पापा। उसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। बेटा, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने हमारी फैमिली के इस कठिन परीक्षा को अपनी मेहनत से पास कर लिया है। जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। राजवीर तुम्हें कॉल पर आगे के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देगा। आज से तुम पर से सारी लिमिटेशंस हटा दी जाती हैं। पर अथर्व के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकला था। ठीक है बेटा, मिलकर बात करते हैं। मुझे पता है इस समय तुम कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं हो,
मैं भी इस समय से गुजर चुका हूँ। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसे आज भी एक बात याद थी। तुम सिंघानिया फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने एम्पायर के लिए जियोगे। अथर्व अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शनाया उसे अपनी दीदी का मैसेज देने के लिए आई थी। शनाया ने उसे 2 बार आवाज भी लगाई लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अथर्व को कुछ सुनाने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी उसने देखा कि अथर्व की आंखें नम थी और उसने फोन अपने कान पर लगाया हुआ था। ये देखकर वो शॉक रह गई थी क्योंकि आज तक 3 सालों में कभी भी उसने अथर्व को रोते हुए नहीं देखा था। वो तो यही सोच रही थी कि आज इसे क्या हुआ। आज से पहले तो ये कभी भी ऐसे नहीं रोए। शनाया अथर्व को पसंद नहीं करती थी लेकिन पता नहीं फिर भी उसे क्यों उसके लिए बुरा फील हो रहा था। शनाया ने उसके पास जाकर बड़े प्यार से कहा, तुम्हें क्या हुआ? एकदम से शनाया की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और उसके हाथ से हड़बड़ी में फोन छूट गया। उसने अटकते हुए शनाया से कहा, क्या तुम्हें कोई काम है? अगर मुझे कोई काम होगा तो ही मैं तुम्हें बोल सकती हूँ क्या? दीदी ने कहा है कि वो शॉपिंग पर जा रही है और उन्होंने तुम्हें भी आने के लिए कहा है। ये सुनकर तो अथर्व स्पीचलेस था क्योंकि आज तक तो वो कभी शनाया के साथ शॉपिंग पर गया ही नहीं था। उसके अंदर अलग ही फीलिंग्स चल रही थी। वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला गया था। उसने वार्डरोब से एक जीन्स की पैंट निकाली और एक टी शर्ट पहनकर वो 5 मिनट में ही रेडी होकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मनीषा जी ने कहा, मेरी बेटी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी तक बाहर हमने किसी को ये नहीं बताया है कि तुम हमारे दामाद हो। उसने मनीषा की बात सुनी और जल्दी से बाहर निकल गया। दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर अथर्व रो क्यों रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था, पर उसे इतना पता तो चल गया कि जरूर कोई बात है, पर वो ये बात अथर्व से कैसे पूछे। पर जैसे ही शनाया बाहर पहुंची उसे अथर्व आते हुए दिख गया। शनाया जल्दी से दौड़कर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। नैना की नजर अथर्व पर थी। वैसे तो वो उसे इग्नोर कर रही थी लेकिन बार बार उसका ध्यान अथर्व पर जा रहा था। अथर्व भी वहां पर जाकर पीछे बैठने लगा। मैं तुम लोगों की ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठोगे और मैं तुम्हें ले चलूंगी। इतना सुनते ही अथर्व जल्दी से पीछे का डोर बंद करके आगे की तरफ बैठ गया। उसकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नैना के सामने उसे नजर उठाकर भी देख सके। जब वो सो जाती थी वो पूरी रात नैना को निहारता रहता था। वो एक दिन दादाजी के पास सोता था और एक दिन नैना के कमरे में, लेकिन वो हमेशा ही फर्श पर सोता था और उसने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की थी। हालांकि नैना ने उससे कभी नहीं कहा था कि तुम फर्श पर सोओगे। उसने शादी की पहली रात ही एक पतली सी चादर उठाई और साइड में फर्श पर ही सो गया। ये देखकर नैना को बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना इनोसेंट भी हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि ये कहीं उसका कोई ड्रामा तो नहीं, लेकिन दिन बीतते चले गए और उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था। तब जाकर नैना को यकीन हुआ था कि उस लड़के का नेचर ही ऐसा है। आज जब अथर्व पूरे रास्ते साइड विंडो से बाहर की तरफ देखता हुआ जा रहा था, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई और उसे ऐसा लगा कि ये गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है। उसके सेंस एक्टिव हो गए और वो बड़े ध्यान से उस गाड़ी को देखने लगा। उसके दिमाग में उस लेटर का भी ख्याल चल रहा था। ये कौन हो सकता है? पहले वो लेटर और अब गाड़ी से फॉलो करना। अथर्व के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन उसने इसका जिक्र नैना से नहीं किया। नैना ने जब अथर्व को चुप देखा तो उसे अथर्व की पुरानी बातें याद आ गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नैना सोच रही थी कि इस पागल का क्या होगा। सभी सिटी के सबसे बड़े मॉल में पहुंच चुके थे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एएस ग्रुप शॉपिंग हब। नैना ने कार को पार्किंग में लगाया और फिर नैना शनाया के साथ सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अथर्व भी उनके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी उसकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें फॉलो कर रही थी। तीनों लिफ्ट से होते हुए मॉल में चले गए थे। अथर्व कपड़ों से देखने में ही मिडिल क्लास लग रहा था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नैना दिखने में एक एलिगेंट लड़की लगती थी। वो जहां से भी निकलती थी एक बार लड़के उसे मुड़कर जरूर देखते थे। और एक अथर्व था जो आज तक उसे नजर उठाकर भी नहीं देखता था, लेकिन आज उसकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने 1-2 बार ही नैना को तिरछी नजरों से देखा था। क्या हमारा रिलेशन भी कभी नॉर्मल हो सकता है? अग्रवाल फैमिली में नैना और युग दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी भी अथर्व की इंसल्ट नहीं की थी। वो तीनों एक ब्रांडेड लेडीज डिपार्टमेंट में चले गए थे। वहां पर नैना ने कुछ ड्रेसेस ट्राई की
पर हर बार वो अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी तिरछी नजरों से नोटिस कर रही थी। शनाया और सेल्स गर्ल सभी नैना को हर ड्रेस में ब्यूटीफुल बता रही थी, लेकिन अभी तक नैना ने कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी। तभी उसने अथर्व को अपने पास बुलाया। तुम मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करो। दीदी क्या आप मजाक कर रही हैं? घर की बात अलग है, इससे क्या पता कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। तभी अथर्व आगे बढ़ गया और उसने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस स्लीवलेस ड्रेस अपने हाथ में ली और नैना के पास चला गया। जैसे ही नैना उस ड्रेस को ट्राई करके एक्सचेंज रूम से आई तो अथर्व की नजरें उसी पर ठहर गई। नैना उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर अथर्व के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो ड्रेस नैना पर इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। नैना ने तिरछी नजरों से सब कुछ नोटिस कर लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व की चॉइस इतनी बेस्ट हो सकती है। दीदी इसने वैसे ही ये ड्रेस उठा ली, ये बस एक कोइंसिडेंट था। मैम ये हमारा न्यू कलेक्शन है और ये आज ही सिंगल पीस आया है। मैडम ये ड्रेस पूरी 15 लाख की है। मैंने इसे पहले नहीं दिखाया था कि पता नहीं कि आप इसे अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं। नैना एक समझदार लड़की थी। उसने प्राइस सुनकर उस लड़की से कहा, नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ और दिखाइए। अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि पैसों की वजह से उसकी वाइफ उस ड्रेस को नहीं ले रही थी, पर इस समय अथर्व कुछ नहीं कर सकता था। जब नैना ने उस ड्रेस के लिए मना किया था तो उस सेल्स गर्ल का भी मुंह बन गया था। जब औकात ही नहीं है तो फिर शॉपिंग करने के लिए आते ही क्यों हैं? हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ कपल्स और आए हुए थे, वो भी उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। अथर्व को उस सेल्स गर्ल पर काफी गुस्सा आया था, पर उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। तुम किससे औकात की बात कर रही हो? मेरी दीदी अग्रवाल ग्रुप की होने वाली सीईओ है और उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ से ऊपर का है और उन्हें सालाना 50 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव मिलता है। वो सेल्स गर्ल शनाया को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। तभी अथर्व का फोन रिंग हुआ। अथर्व कॉल को रिसीव करते हुए बाहर चला गया और कुछ मिनट बाद ही वो अंदर आ गया था। इतने में ही नैना ने दूसरी ड्रेस पसंद कर ली थी। उसकी कीमत भी 75,000 रुपीज थी, पर जब उसने अथर्व को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नैना को कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। पर नैना कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी जो कि उसे अथर्व के चेंज हुए बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलेगा। वो हमेशा अथर्व की छोटी से छोटी आदतों पर ध्यान दिया करती थी। बेशक ये बात अथर्व को नहीं पता थी। तुम्हें भी कुछ पसंद करना है तो यहाँ से ले सकती हो। दीदी मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे इस मॉल से कुछ नहीं लेना था जिसकी सेल्स गर्ल को ही तमीज नहीं है कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। तभी वहां पर एक हैंडसम सा आदमी आया। शनाया तो उस आदमी को देखते ही रह गई, लेकिन सेल्स गर्ल उस आदमी को देखकर डर गई थी क्योंकि अभी तो उसने उन कस्टमर से बदतमीजी की थी। उसने आते हुए अथर्व को देखकर नजरें झुकाई, जिससे साफ पता लग रहा था कि वो अथर्व को ग्रीट कर रहा था। पर यह बात नैना ने नोटिस कर ली थी। उस आदमी ने वहां पर आकर कहा, आज मैं सभी जगहों पर जाकर कस्टमर से ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी को हमारे मॉल की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ये सुनकर तो वो सेल्स गर्ल और ज्यादा डर गई थी और बाकी सेल्स गर्ल की भी हालत खराब हो गई थी और शनाया को तो यही मौका चाहिए था। अगर आप इस मॉल के ओनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मॉल के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। इनको कस्टमर्स के साथ बिहेव करना नहीं आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैनेजर राजवीर था। मैं आपकी बात नहीं समझा। शनाया ने सेल्स गर्ल की हरकतों के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस सेल्स गर्ल के बचाव में एक लड़की आई। वो नैना की खूबसूरती को देखकर जल रही थी। उसने कहा, सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है, इन लोगों की औकात ही नहीं है यहाँ से कुछ लेने की, और ये सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रही थी। मिस्टर राजवीर ने उस लड़की को इग्नोर किया और नैना से कहा, सॉरी, आपको इस मॉल में इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल करूंगा। शनाया चलो यहाँ से, हम काफी लेट हैं। आप चलो, मैं अभी आई। अथर्व ने राजवीर को कुछ इशारा किया और फिर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी जिसने चेहरे पर मफलर बांधे हुए था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें ही फॉलो कर रहा हो। शनाया के जाने के बाद अथर्व ने नैना का हाथ पकड़ लिया। ये रिएक्शन नैना के लिए अजीब था। उसने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व की नजर कहीं और थी। अथर्व का इस तरह से हाथ पकड़ना उसे एक प्रोटेक्टिव फील दे रहा था। अथर्व हाथ पकड़कर नैना को दूसरी तरफ ले गया।
शनाया अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। वो जब बाहर आई तो उसने कहा, ये कहाँ चले गए? वहीं अथर्व नैना को उस पीछा करने वाले आदमी से बचाते हुए आगे निकल गया। वो आदमी भी उनका पीछा ही कर रहा था, लेकिन अचानक से अथर्व कपड़ों के बीच से होते हुए उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और जल्दी से नैना को लेकर चेंजिंग रूम में बढ़ गया। अभी तो ये दोनों यहीं थे, अचानक कहाँ चले गए? फिर वो दूसरी तरफ चला गया तो वहीं नैना और अथर्व छोटे से चेंजिंग रूम में एक दूसरे के बेहद करीब थे। नैना की नजरें अथर्व के चेहरे पर टिकी हुई थी। आज 3 साल में पहली बार वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। आज नैना की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी और अभी भी अथर्व की मजबूत पकड़ उसके हाथ पर थी। नैना ने अपने आप से ही कहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर अथर्व सच में इतना स्ट्रांग है? उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अथर्व की पकड़ मजबूत थी। उसमें जबरदस्ती नहीं बल्कि एक अजीब सा अपनापन और भरोसा था। कुछ पल के लिए दोनों बस वहीं खड़े रहे, खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते हुए। बाहर वही आदमी एक एक कर ट्रायल रूम के पर्दे हटा रहा था, उन्हें ढूंढता हुआ। तभी अचानक एक पर्दा झटके से खुला, दोनों की सांसें थम गई। क्या इसी पल उनका अंत होने वाला था या अथर्व का छुपा हुआ सच आज नैना के सामने आने वाला था? खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। आखिर कौन था मास्टर विक्रम और वो क्यों नैना और अथर्व का पीछा करवा रहा है? क्या इस पर्दे के उठते ही 2 जिंदगियों का फैसला हो जाएगा या वो अनजान शख्स अथर्व और नैना को यहीं पर कर देगा खत्म? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अथर्व का छुपा राज नैना के सामने खुल जाएगा? छोटे से ट्रायल रूम में अथर्व ने नैना को अपने पीछे सुरक्षित कर रखा था। दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। नैना की धड़कन तेज थी। आज अथर्व की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और अपनापन था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ने उसे अजीब सा सुरक्षित एहसास दिया। बाहर वो आदमी एक एक कर पर्दे हटा रहा था। तभी अचानक पर्दा झटके से खुला, दोनों की सांसें थम गई। पर सामने शनाया थी। दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से नैना के पास आई और उसने कहा, दीदी, इसने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनते ही अथर्व ने नैना का हाथ छोड़ दिया। तुमने शॉपिंग कर ली? आप दोनों एकदम से गायब हो गए थे। मैं आप लोगों को ही ढूंढ रही थी। शॉपिंग खत्म करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन शनाया तो ये सोच रही थी कि ये दोनों एक साथ इतने करीब कैसे आ गए, जो कि इसने दीदी का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं राजवीर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या था। तभी एक लेडी वहां पर आते हुए बोली, मिस्टर, आप इस सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। वो लड़की ही बेवकूफ थी। उस लड़की का नाम रुचि खन्ना था। राजवीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेल्स गर्ल से कहा, तुम्हारे मैनेजर कहाँ पे हैं? इस मैटर को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने बताया ना, सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है। पहले तो इस लड़की को बाहर निकालो। इसे बीच में टांग अड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर निकालने लगे। रुचि खन्ना चिल्लाने लगी, आखिर तुम हो कौन? तुम जानते भी हो तुमने किससे उलझने की कोशिश की है? मैं खन्ना फैमिली से हूँ। तुम्हारा ये मॉल मैं 1 मिनट में बंद करवा सकती हूँ। राजवीर ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। बॉडीगार्ड ने उसे मॉल से बाहर निकाल दिया और उस सेल्स गर्ल से कहा, उस ड्रेस को लेकर आओ। तो आप यहाँ पर हैं। मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। मिस, आप सभी से मैं इस मॉल की तरफ से माफी मांगता हूं और आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। मिस, ये हमारी तरफ से आपके लिए। नहीं सर, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। मिस, ये सरप्राइज गिफ्ट आज का विनिंग प्राइज था। इस ड्रेस के लिए हमारे सभी मॉल्स में ये अनाउंस किया गया था कि जो भी इस ड्रेस को सबसे पहले ट्राई करेगा उसे ये ड्रेस गिफ्ट में दी जाएगी। और आज आपने सबसे पहले ये ड्रेस ट्राई की है। ये सुनकर शनाया तो काफी खुश हो गई थी, लेकिन नैना ने कहा, सर मुझे पता है ये आप अपॉलॉजी के लिए मुझे देना चाहते हैं और इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस्टर राजवीर ने अपने फोन से उस ड्रेस की एक प्रोफाइल निकाल कर दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, सरप्राइज विनिंग गिफ्ट।
और उस पर वही ड्रेस छपी हुई थी, पर उसके साथ एक जेंट्स सूट भी था जो उसी के मैचिंग का था। उसकी कीमत 35 लाख रुपए थी। अगर कस्टमर अपने हस्बैंड के साथ आया है तो उसे साथ में ये 3 पीस सूट भी दिया जाएगा जो उसी ड्रेस की मैचिंग का था। इस बारे में किसी को इसीलिए नहीं बताया गया था क्योंकि कोई भी अपने रिलेटिव्स को ड्रेस दिलवाने के लिए ट्राई ना करवाए। ये बात उन सेल्स गर्ल्स को भी पता नहीं था। अब नैना को भी उसकी बातें समझ आ गई थी। शनाया ने जल्दी से उस ड्रेस को ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी इस बार ये लेने के लिए मना नहीं करेगी। मिस, क्या ये आपके हस्बैंड है? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो विनर को साथ में ये 35 लाख का इस ड्रेस से मैचिंग सूट भी दिया जाएगा। ये देखकर तो वहां पर खड़ी सेल्स गर्ल और स्टाफ का मुंह हैरानी से फटा रह गया। शनाया को समझ नहीं आया कि वो इस बारे में क्या बोले। अथर्व भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन में नैना क्या बोलेगी। उसका दिल कह रहा था कि नैना उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी, पर उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। जी, ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम मिस्टर अथर्व है। ये सुनकर तो अथर्व के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई और उसके बाद एक गार्ड बाहर से वो सूट भी लेकर आ गया। उन ड्रेसेस को शनाया ने अथर्व के हाथों में दिया। तभी राजवीर ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मिस नैना से माफी मांगो और उसके बाद तुमको इस मॉल में आने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। कहिए मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, आप इस स्टाफ को ऐसे मत निकालिए क्योंकि ऐसे तो ये जहां भी जाएगी इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें गाइडेंस दें कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हें कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। आप एक वीकली सेशन रख सकते हैं जिसमें आप इन्हें कस्टमर्स की वैल्यूज और मॉरल ड्यूटीज के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद नैना वहां से निकल गई। शनाया को वो ड्रेस काफी पसंद आई थी जो नैना ने पहले खरीदी थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं किया। नैना ने जेंट्स फुटवेयर से 60,000 के ब्रांडेड शूज लिए। शनाया और अथर्व दोनों को समझ में नहीं आया कि ये शूज नैना ने किसके लिए खरीदे हैं। उन शूज का साइज भी अथर्व के शूज के बराबर ही था, पर उसने अथर्व से पूछा ही नहीं था कि तुम्हें कितने साइज का शूज आता है। इसलिए अथर्व को पता था कि नैना ने ये शूज किसी और के लिए खरीदे हैं और फिर उसे भी अथर्व के हाथों में दे दिया। उसके बाद वो सभी वहां से लिफ्ट के पास जा रहे थे, तभी उन्होंने 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को एक लड़की के साथ आते हुए देखा। उनमें से एक आदमी ने कहा, नैना बेटा, तुम यहाँ पर? खन्ना अंकल, आप जानते हैं कि कल तान्या की रिंग सेरेमनी है, बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आई थी। बेटा, मुझे और मिस्टर बजाज को तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। मुझे खुशी है कि हमें तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को भी अपने साथ रखकर कुछ सिखाओ। रुचि तो हैरान थी कि उसके पापा इस मिडिल क्लास लड़की को इतने अच्छे से जानते हैं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा ये कौन है? बेवकूफ लड़की, अभी जो तुमने किया है पता नहीं उसकी तुम्हें माफी मिलेगी भी या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी ये हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी। और एक इस लड़की को देखो, जानती हो बिजनेस वर्ल्ड में कितना नाम है। सभी बड़ी कंपनियां इसे अपनी कंपनी में लाने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रही हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली की कंपनी में ही खुश है। नैना ने रुचि खन्ना का उतरा हुआ फेस देख लिया था। अंकल जी, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, और अभी तो इसके कॉलेज में मस्ती करने की उम्र है। वक्त आने पर ये खुद ही समझदार हो जाएगी। आप इन्हें ऐसे मत डांटिए। अब तो रुचि बिल्कुल चुप हो गई थी क्योंकि उसने नैना की इंसल्ट की थी और ये बात अगर उसके पापा को पता चली तो आज तो उसे वो जान से ही मार देंगे। वो पहले से इस बात से काफी गुस्सा है कि उन्होंने मिस्टर राजवीर को नाराज कर दिया। उन्हें राजवीर के बारे में अपने पापा से पता चला था। नैना बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? अंकल जी, ये मेरी छोटी सिस्टर है शनाया, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अथर्व हैं। ये सुनकर तो मिस्टर खन्ना अपनी जगह पर ही शॉक रह गई क्योंकि कल होने वाले फंक्शन में वो तो नैना का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने वाले थे और अब उन्हें पता चल रहा था कि वो पहले से ही मैरिड है। एक बार के लिए तो उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन सी बड़ी फैमिली से था। दूसरी तरफ अथर्व और शनाया दोनों ही नैना के वर्ड सुनकर शॉक थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नैना अपने रिलेशन को ऐसे किसी के सामने जाहिर करेगी। अब तो वे दोनों सोच रहे थे कि चलो सरप्राइज गिफ्ट के लिए नैना ने उसे अपना हस्बैंड बताया था, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। अथर्व को वहां पर देखकर मिस्टर राजवीर भी वहां पर आ गए। मिस्टर अथर्व, आप अभी तक गए नहीं? हम बस जा ही रहे थे। मिस नैना, क्या कोई परेशानी है? क्या ये लड़की फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? ये सुनकर मिस्टर खन्ना को एक और बड़ा शॉक लगा।
उसे समझने में देर नहीं लगी कि यही मिस्टर राजवीर हैं। मिस्टर खन्ना ने एक बार ये कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा, आप ही मिस्टर राजवीर हैं? जी हाँ, बताइए, आपको कोई परेशानी है? उन दोनों ने तुरंत ही अपने बच्चों के लिए माफी मांगते हुए कहा, इनसे गलती हो गई, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं कि बाहर कैसे बिहेवियर किया जाता है। जी सर, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। पर मिस्टर राजवीर ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए मिस नैना से कहा, मिस नैना, क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मुझे काफी अच्छे से जानते हैं और ये इस शहर के काफी जाने माने आदमी हैं। आपने खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा? हाँ, मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है। तो ये उसी के ओनर हैं और ये काफी अच्छे आदमी हैं। जब नैना ने उनका इंट्रोडक्शन दिया तब जाकर राजवीर ने उनको ग्रीट किया। वहां पर सभी को ये देखकर समझ नहीं आया कि मिस्टर राजवीर नैना की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। सर, हमारे बच्चे ना समझ हैं जो उन्होंने आपको परेशान किया। आपके बच्चों की ना समझी किसी दिन उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। आगे से हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इस बार आप उनको माफ कर दीजिए। उन्होंने मिस नैना को परेशान किया है तो माफी आप उनसे मांगिए। अगर वो आपको माफ कर देती हैं तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। अंकल, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनसे नाराज नहीं हूँ, ये भी मेरे लिए शनाया की तरह ही हैं। अगर नैना जी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर राजवीर वहां से चले गए। तब जाकर उन दोनों की टेंशन खत्म हुई थी। नैना बेटा, थैंक यू हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए। आप मिस्टर राजवीर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे थे? बेटा, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये सुनकर नैना को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेटा, तुमने सिंघानिया ग्रुप का नाम सुना है? अंकल जी, आप कहीं वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बेटा, ये मिस्टर राजवीर उन्हीं से रिलेटेड है। ये सुनकर शनाया और नैना दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें नहीं पता था कि इतना पावरफुल आदमी उनसे ऐसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नैना का मोबाइल रिंग होने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, नैना कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ और मुझे बुलाकर तुम पता नहीं कहाँ चली गई। यार, मैं अभी आ रही हूँ। अंकल जी, मुझे जरूरी काम है। उसके बाद वो शनाया और अथर्व के साथ वहां से पार्किंग के लिए निकल गई। वहीं जाते हुए नैना ने एक बार अथर्व को ऐसे देखा जैसे कि वो उसे कुछ पूछना चाहती हो। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या अथर्व राजवीर को जानता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कैसे अथर्व ने उसे इशारा किया था और उसे मॉल की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे अथर्व ने उसे पकड़ा और उस अनजान शख्स की नजरों से बचाया था। अथर्व ने वहां से जाते हुए राजवीर को मैसेज कर दिया। जब राजवीर ने वो मैसेज देखा तो उसने मैनेजर से कहा, मुझे पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और उसने अपने आप से ही कहा, आखिर कौन है जो मिस नैना और मिस्टर सिंघानिया को फॉलो कर रहा था? जैसे ही अथर्व नैना और शनाया के साथ पार्किंग में पहुंचा तो अचानक से वहां की लाइट चली गई। अथर्व ने जल्दी से नैना को अपनी तरफ खींच लिया और वो अंधेरे में भी इधर उधर देख रहा था और बहुत ही चौकन्ना था। उसने अपने आप से ही कहा, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, कुछ तो है और मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। और दूसरे हाथ से शनाया का हाथ पकड़ लिया। उसकी नजरें अंधेरे को चीरती हुई हर खतरे को ढूंढ रही थी। नैना की सांसें उसके सीने से टकरा रही थी और उस पल दोनों के बीच एक अनकहा एहसास जन्म ले रहा था। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। शनाया की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, वह हैरान रह गई। नैना अभी भी अथर्व से लगी हुई थी और अथर्व का हाथ उसकी कमर पर था। ये देखकर अथर्व तुरंत पीछे हट गया और नैना ने भी खुद को संभाला। तभी अथर्व की नजर दूर खड़ी अपनी कार पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने पीछे का शीशा देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। शीशे पर लिखा था, मौत और क्वीन दोनों तुम्हारे पास ही हैं। अथर्व की आंखें ठंडी हो गई। कोई था जो उसे देख रहा था, कोई जो उसे खत्म करना चाहता था। आखिर पार्किंग में अचानक से लाइट जाने की वजह क्या थी और किसने गाड़ी पर ऐसी वार्निंग लिखी थी? क्या सच में अथर्व कहीं का किंग है? तो फिर अपने किंग होने का राज कैसे अपनी पत्नी नैना से छुपाएगा अथर्व, या खुल जाएगा ये राज? जानने के लिए सुनते रहिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
पार्किंग में खड़ा अथर्व जैसे ही नैना और शनाया को अपनी तरफ आते देखता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। बिना कुछ जताए वो तुरंत मुड़ जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे बस आराम से कार के पीछे टिककर खड़ा हो। धीरे धीरे वो अपनी पीठ से कार के पीछे वाले शीशे को रगड़ने लगता है ताकि उस पर लिखा मैसेज मिट जाए। बीच बीच में वो चुपके से पीछे देखता है। दोनों अब बहुत पास आ चुकी थी। वो थोड़ा जल्दी जल्दी शीशा साफ करता है। कुछ सेकंड में सब साफ हो जाता है। नैना और शनाया एक पल के लिए उसे अजीब नजरों से देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती और कार में बैठ जाती है। अथर्व भी नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए अंदर बैठ जाता है। हाईवे पर कार तेजी से दौड़ रही थी। नैना ड्राइव कर रही थी और अथर्व खिड़की के बाहर देखते हुए खोया हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज पहली बार नैना ने उसे सबके सामने अपना हस्बैंड कहा था। जी, ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम मिस्टर अथर्व है। लेकिन उसी पल उसे वो शीशे पर लिखा हुआ मैसेज याद आ गया। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है किंग। मौत और क्वीन दोनों तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब ये सिर्फ खेल नहीं था, कोई सच में उसके पीछे पड़ा था। अथर्व किसी सोच में था, वहीं नैना भी गाड़ी चलाते हुए कहीं खोई हुई थी। दीदी, आपने उस सेल्स गर्ल की इतनी बदतमीजी क्यों टॉलरेट की? आप उस ड्रेस को खरीदकर उसका मुंह भी तो बंद कर सकती थी। तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। ऐसी कंडीशन तो तुम्हारी लाइफ में आती ही रहेगी। लेकिन चलो, अभी तो हम उस ड्रेस को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि वो चीज हमारी पहुंच से बाहर हो, और तब हम क्या करेंगे? इसलिए इन छोटी बातों को अपनी इंसल्ट नहीं समझना चाहिए। आखिर वो लोग होते कौन है जो हमें जज करेंगे? हम तो अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जीना पसंद करेंगे। अपनी वाइफ की सोच देखकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका सीरियस चेहरा नॉर्मल हो गया। नैना, मेरे होते हुए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम अफोर्ड ना कर सको। वो सभी अग्रवाल मेंशन के सामने पहुंच गए थे। वहां पर दो मेंशंस जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही मेंशंस बहुत अट्रैक्टिव थे। एक विजय अग्रवाल का मेंशन था और दूसरा शशिकांत का मेंशन था। एक मेंशन के सामने चमचमाती हुई ऑडी कार खड़ी थी जो शशिकांत के दामाद ने उसे गिफ्ट की थी। शशिकांत विजय का छोटा भाई था। अथर्व ने कार से शॉपिंग बैग निकाले और उन्हें लेकर नैना और शनाया के साथ चल दिया। मेंशन के बड़े से हॉल में सोफे पर एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई थी। जिया दीदी, आप कब आई? तुम्हें शॉपिंग से फुर्सत हो तो हमारी याद आए। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैंने तुमसे चलने के लिए बोला ही ना हो। खड़ा खड़ा हम सबका मुंह क्या देख रहा है? जा, सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लेकर आ। मुझे लगता है कि आज तुम बाहर क्या चले गए? तुम्हें भी बाहर की हवा लग गई है जो ऐसे खड़े हो। अथर्व जल्दी से नैना के रूम में शॉपिंग बैग रखने के लिए चला गया और वहां से आकर किचन में कॉफी बनाने लगा। नैना बेटा, एक तो ये पूरा दिन पता नहीं क्या करता रहता है और ना ही इसने आज तक घर में एक भी रुपया खर्चे में दिया है। ऊपर से इसके नखरे इतने बढ़ गए हैं कि अब ये संडे के दिन भी काम नहीं करता। पर नैना ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिया बेटा, तुम ही इसे समझाओ। अभी इसकी उम्र ही क्या है? तुम्हें पता है इसके लिए काफी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, पर ये इस बारे में कोई बात ही नहीं करती। पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चलता रहता है। तभी अथर्व कोल्ड कॉफी लेकर आ जाता है। वो भी सारी बातों को सुन रहा था। उसको तो यही बातें सुनते हुए 3 साल बीत गए थे, पर आज तक नैना ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन वो भी जानना चाहता था कि आखिर नैना के दिमाग में क्या है। क्या उन दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर हो सकता है? ये सब बातें अथर्व के दिमाग में भी चलती थी। अथर्व के हाथ की कोल्ड कॉफी का एक सिप लेते ही नैना को बड़ा अच्छा लगा। उसे अथर्व के हाथ की बनाई हुई सभी चीजें बहुत पसंद आती थी और अथर्व भी चोरी छुपे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेता था, जिससे उसे बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन कॉफी बनाने से पेट तो नहीं भर जाता? अथर्व भी जिया के तानों को चुपचाप सुन रहा था। नैना बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाह रही थी। उसने सभी को इग्नोर किया और अपने कमरे में जाने लगी। मुझे भूख लगी है। ये सुनकर अथर्व किचन में चला गया और नैना ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में अथर्व खाना लेकर नैना के कमरे में चला गया। अथर्व ने खाना खाने की टेबल पर रखा और वहां से जाने लगा। तभी नैना ने उसको पीछे से आवाज लगा के रोक दिया। रुको, क्या तुम्हें इन लोगों की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? जिसकी बात का मुझे बुरा लगना चाहिए वो मुझसे कुछ नहीं कहती। अथर्व ने नैना को जिसकी बात का मुझे बुरा लगना चाहिए वो मुझसे कुछ नहीं कहती।
और अगर वो भी तुमसे कुछ कहती तो? मुझे नहीं पता उस वक्त फीलिंग कैसी होती, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। अथर्व वहां से चला गया। नैना उसके बारे में ही सोच रही थी। इसमें अगर गट्स ही नहीं है अपने लिए स्टैंड लेने के, तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद जिया भी वहां से जा चुकी थी। रात को अथर्व दादाजी के पास ही सोया था, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। नैना को भी पता था कि अथर्व उनका कितना ध्यान रखता है। अगली सुबह का वक्त था। मिस्टर विजय अग्रवाल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कहाँ मर गया निकम्मा? तभी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ अथर्व जल्दी से विजय अग्रवाल के पास आया और बोला, क्या हुआ पापा जी? पापा जी के बच्चे, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? कल पूरी रात छत पर पानी गिरता रहा, क्या तू उसे बंद नहीं कर सकता था? लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं कहा। इससे विजय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तू कमाता धमाता तो है नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह के वेस्टेज खर्चे को तो बचा लिया कर। नैना वहीं पर आ रही थी। तभी उसने कहा, मोटर रात को मॉम ने चलाई थी, उनसे आपने पूछा? आज ये पहली बार था कि नैना उसके सपोर्ट में कुछ बोली थी। बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, शायद मुझे याद नहीं रहा, पर ये तो उस मोटर को बंद कर सकता था ना। मॉम, जब आप रात के 2 बजे मोटर चलाओगी तो उसे कौन बंद करेगा? मनीषा जी को नहीं पता था कि ये बात नैना को पता थी। इस बात पर वो खिसियानी हो गई थी। आप क्यों परेशान होते हैं? पता है ना, आज तानिया बिटिया की सगाई है। अच्छे काम में सुबह सुबह क्यों अपना माइंड अपसेट करना? ये सुनकर विजय अग्रवाल ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि सारी गलती मनीषा की है और वो ऐसे काम करती ही रहती थी, जिससे अथर्व को सुबह उठते ही डांट पड़े। बेटा, मुझे पता चला कि कल तुम शॉपिंग के लिए गई थी। क्या इसको कोई ढंग के कपड़े दिलाए? हाँ पापा, मैंने कपड़े ले लिए थे। आज पार्टी में हमारी नाक मत कटवा देना। तू एक साइड में ही बैठ जाना, ताकि किसी की तुझ पर नजर न पड़े, और बाकी मैं संभाल लूंगा। दादाजी का पूजा जैसे खत्म हुआ, वो पीछे मुड़ के गुस्से में बोले, अथर्व से नैना की शादी कराने का डिसीजन मेरा था, और तुम लोग उस पर रोज रोज चिल्लाकर मुझे क्या दिखाना चाहते हो? यही कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्से की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उनका हाथ अपने सीने पर चला गया। दादाजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कहता है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नालायक, तुझे हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये सुनकर भार्गव अग्रवाल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और गुस्से की वजह से उनकी सांस फूलने लगी। लेकिन वो जैसे ही गुस्से में चलने वाले थे, उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो सीने को पकड़कर वहीं सोफे पर लेट गए। क्या हुआ आपको? विजय अग्रवाल अभी भी उन पर चिल्ला रहे थे। तभी अथर्व ने जल्दी से दौड़कर दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी, आपको क्या हुआ? अथर्व की आवाज सुनकर नैना का ध्यान भी दादाजी पर गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है। नैना ने जल्दी से अपना फोन लिया और डॉक्टर को फोन किया, लेकिन वहीं अथर्व ने उन्हें सबसे पहले जमीन पर लिटाया और जल्दी से वो रूम के अंदर दौड़कर गया। उसने जल्दी से कुछ निडल निकाली और दौड़कर वापस आया। उसने जल्दी से दादाजी के हाथ की छोटी उंगली को पकड़ा और उसमें एक निडल लगा दी। नालायक, तू कर क्या रहा है? छोड़, क्या कर रहा है? पापा, आप उसे मत रोकिए, वैसे भी डॉक्टर आने वाले हैं। अथर्व ने जल्दी से एक निडल हथेली के बीचों बीच, फिर एक कलाई और कोहनी के बीच में लगाई। उसके बाद उसने लास्ट निडल गर्दन के बीचों बीच लगाई और अपने हाथ को रगड़कर हल्की सी ऊर्जा प्रवाहित की और सुई को पकड़कर घुमाया। ऐसे ही उसने 3 से 4 बार किया। ये टेक्निक देखकर नैना की आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं दादाजी का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा था और 10 मिनट में उन्हें दर्द से पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। इतनी देर में ही डॉक्टर भी आ गए थे। डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया, इनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और अब धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहा है। मैं कुछ दवाएं लिखकर देता हूँ जो इन्हें कंटिन्यू लेनी है, और जिसने भी फर्स्ट एड दिया था उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसने कुछ नहीं किया, मुझे तो लगता है ये अपने आप ही ठीक हो गए। अथर्व चुप खड़ा था। तू अभी भी बहस कर रहा है? तू यही चाहता है ना कि मैं मर जाऊं ताकि तेरी परेशानी खत्म हो? पापा, आप यहाँ से जाइए। आपने देखा था ना अभी क्या हुआ था, फिर भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। विजय अग्रवाल ने उस समय वहां से जाना ही सही समझा। उसके बाद नैना ने अपने दादाजी को दवाई दी और फिर सब अपने कामों में लग गए। वो अथर्व को ही देख रही थी कि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अथर्व ने यह तकनीक कहां से सीखी है। क्या जो मैं सोच रही हूं वो हो सकता है? वहीं अथर्व ने टाइम देखा और वो घर के बाहर चला गया।
तभी उसके पास राजवीर का फोन आया। सर, मैंने उसके बारे में पता लगाया है। वो किसी मास्टर विक्रम से रिलेटेड है। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। अथर्व सोच रहा था कि ये मास्टर विक्रम कौन है। सर, एक बात और, ये आदमी जो भी है कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ये किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो वहां से निकल गया। उसके बाद नैना भी कंपनी चली गई। धीरे धीरे वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। शाम का वक्त हो गया था पर नैना अभी तक कंपनी से नहीं आई थी। अथर्व को समझ नहीं आया कि नैना कहाँ रह गई। सभी रेडी होकर रिजॉर्ट के लिए जा चुके थे। अथर्व नैना का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा। राजवीर टाइम देखा। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो तो हमेशा टाइम पर आती है। वो नहीं चाहता था कि नैना किसी मुसीबत में पड़े। अभी भी अथर्व नैना का इंतजार ही कर रहा था। किसी को कॉल करने के लिए फोन भी उठा लिया था कि इतने में मेंशन का डोर ओपन हुआ। तभी उसकी नजर आते हुए नैना पर पड़ी। आज पहली बार था कि अथर्व ने अपना सिर नहीं झुकाया था, क्योंकि नैना को आते देख उसे सुकून का एहसास हुआ था। जैसे ही उसकी नजर नैना की नजरों से मिली तो नैना की आंखों से आंसू छलक आया। नैना ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और वो अपने रूम में चली गई। पर अथर्व ने उसकी कलाई पर एक खरोंच का निशान देख लिया था, जिससे उसके अंदर एक तूफान सा उठ गया। उसने किसी को कॉल करके कहा, मुझे अपनी वाइफ की आज की सारी डिटेल चाहिए। वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ है। इस वक्त अथर्व के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। अथर्व को अतीत की कुछ पुरानी यादों ने घेर लिया, जहां वो एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटिंग में प्रशिक्षण ले रहा था और उसके मास्टर ने उससे कहा था, सामने वाले के लिए कभी भी इमोशनल मत होना, ये इमोशंस तुम्हें कमजोर बनाएंगे। मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ? मैंने तो डिसीजन ले लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में मास्टर विक्रम बैठा हुआ था। वो अपने खंजर की धार को तेज कर रहा था। मैं इस खंजर को कभी नहीं भूलूंगा। उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। किंग और क्वीन दोनों एक साथ एक ही जगह पर। आखिर नैना को क्या हुआ था? क्या किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया था? क्या अथर्व नैना की परेशानी के बारे में पता लगा पाएगा? कौन है ये मास्टर विक्रम और क्या था उसका अथर्व के साथ रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राजवीर से बात करने के बाद अथर्व सीधा ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि वो हॉल में इंतजार नहीं कर पा रहा था। नैना वॉशरूम में थी। उसने कुछ देर वहीं पर इंतजार किया। उसका दिल ही नहीं माना नैना को ऐसी सिचुएशन में अकेले छोड़ने का। 10 मिनट बाद नैना वॉशरूम से बाहर निकली। नैना के निकलते ही उसकी नजर वहां पर खड़े अथर्व पर गई। नैना ने इस वक्त वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी। जैसे ही अथर्व ने नैना को देखा वो कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन आज अथर्व की नजरें झुकी हुई नहीं थी। नैना ड्रेसिंग के पास आई और फिर रेडी हो गई, लेकिन जैसे ही वो वहां से हटने वाली थी तो उसे एहसास हुआ कि अथर्व उसके पीछे है। अथर्व ने उसके दुपट्टे को पीछे से सही किया, जिसकी वजह से अथर्व की उंगलियों ने नैना की गर्दन को छुआ तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसने धीरे से नैना से कहा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये शब्द नैना के लिए भी ऐसे थे कि जैसे सच में उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। बस यही तो एक कमी है तुम में। आज 3 सालों में तुमने पहली बार मुझसे ऐसा कुछ बोला है। अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए। फिर नैना ने अथर्व से कहा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और वो वहां से जाने लगी। अथर्व भी 2 मिनट में ही रेडी होकर नीचे आ गया। नैना अपनी कार में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अथर्व को बाहर आते हुए देखा तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अथर्व मेन डोर को लॉक करके चाबी गार्ड को देकर कार में आकर बैठ गया था। वो दोनों कुछ ही देर में लोकेशन पर पहुंच गए थे। उन्होंने रिजॉर्ट में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दिखाया। उसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। अथर्व की नजरें हर तरफ घूम रही थी, जैसे कि वो किसी खतरे को भांफ रहा हो। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। 3 साल में पहली बार नैना ने उसका हाथ पकड़ा था।
उसकी धड़कन तेज हो गई थी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े लड़कों पर गई जो नैना को घूर रहे थे। वो दोनों उन लड़कों को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गए। अथर्व को नैना के हाथों में एक कपकपी सी फील हो रही थी। उनमें से एक लड़के ने अथर्व को मुस्कुराते हुए देखा। इस मुस्कुराहट में अथर्व के लिए वार्निंग थी। कुछ ही देर में वो सभी लोगों के बीच पहुंच गए थे। जैसे ही विजय अग्रवाल ने उन दोनों को इतने करीब देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। अगर लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दामाद करता क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगा? विजय अग्रवाल उनके पास जाने ही वाले थे कि तभी अथर्व का फोन रिंग हुआ। अथर्व ने नैना को इशारे से फोन दिखाया और वहां से थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई। सर, मैंने मैडम के बारे में सारी डिटेल पता लगा ली है। पूरे दिन तो वो अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस में ही थी। मैडम 3 बजे वहां से निकली। उनके पास उनके चाचा जी शशिकांत जी का फोन आया था। उसके बाद नैना मैम सीधे कंपनी के सामने वाली रिजॉर्ट में चली गई थी। वहां पर 2 लड़के थे जो नैना मैम का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वहां पर प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। लेकिन सर, नैना मैम ने थोड़ा दिमाग से काम लिया। उन्होंने वही रिजॉर्ट के फूड सेक्शन में बैठकर उस क्लाइंट का इंतजार किया। सर, उनमें से एक लड़का सिन्हा फैमिली का बेटा था और वो विवेक बजाज का फ्रेंड है। जब उन्हें पता चला कि नैना मैडम रिसोर्ट के फूड डिपार्टमेंट में इंतजार कर रही है तो उन्हें काफी गुस्सा आया और वो अपने दोस्त के साथ वहीं पर आ गया। वहां का माहौल अनकंफर्टेबल हो गया था। जैसे ही नैना मैम उठकर वहां से जाने लगी तो उस लड़के ने मिस नैना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। नैना मैम ने गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पर्स उसके मुंह पर मारा और उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई थी। सर, मैंने आपको उन लड़कों की फोटो सेंड कर दी है। ये सुनकर जब अथर्व ने वो फोटो देखी तो उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि जो लड़के अभी थोड़ी देर पहले उसे घूर रहे थे वो लड़का उन्हीं में से एक था। अथर्व ने राजवीर को बताया कि उसे क्या करना है और उसके बाद अथर्व ने स्टेज के पास जाकर वापस नैना का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन इस बार अथर्व की पकड़ में कुछ और ही बात थी। जैसे ही नैना ने अपना सिर उठाकर अथर्व की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो सरप्राइज हो गई। वो यही तो कॉन्फिडेंस अथर्व की आंखों में देखना चाहती थी। आज अथर्व के चेहरे पर नैना को वो मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी जो वो पिछले 3 सालों से देखते हुए आई थी। ये फीलिंग्स नैना के लिए बिल्कुल नई थी। कल से ही नैना को अथर्व का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था। अथर्व ने कुछ देर तो रिंग सेरेमनी होने का इंतजार किया। वो अपनी नजरों से शशिकांत को भी घूर रहा था। सभी रिंग सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग जो वहां पर आए हुए थे वो उन दोनों को नोटिस कर रहे थे और लड़कियां तो अथर्व को घूरे ही जा रही थी, क्योंकि वो ब्लैक कलर के पार्टी वेयर सूट में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। इतने में ही वहां पर युग भी आ गया। जीजू, क्या बात है, आज तो आपने बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी फेल कर दिया। जीजू, आपको पता है सभी लड़कियां आपको ही घूरे जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर अथर्व हल्का सा मुस्कुरा दिया। यह अथर्व की फेक स्माइल थी। जीजू और दीदी, लोग कुछ भी कहे पर आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। अथर्व उसकी बातें सुन रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी जिसने उसे घूरा। शनाया और जिया दोनों नैना की तरफ आ रही थी। उन दोनों की आंखें भी अथर्व को देखकर फटी की फटी रह गई थी। जिया ने शनाया के कानों में कहा, शनाया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या ये निकम्मा आदमी सच में इतना हैंडसम है? अरे दीदी, मैं खुद इसे इतना हैंडसम पहली बार देख रही हूँ। आज तक तो ये उन्हीं पुराने कपड़ों में रहता था, इसलिए मेरी नजर कभी इसके चेहरे पर गई ही नहीं। देखो तो सही, लड़कियाँ कैसे इसे घूर घूर कर देख रही हैं। आज तो इसने नैना का भी नंबर काट दिया। कुछ भी कहो, ये दोनों इस वक्त परफेक्ट कपल लग रहे हैं। पर ये बातें तुम इसके सामने मत करना, नहीं तो ये और ज्यादा सिर पर चढ़ जाएगा। दीदी, आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। नैना ने भी उसकी बात को सुनकर एक फेक स्माइल दे दी थी। जिनकी रिंग सेरेमनी थी उनसे ज्यादा सुंदर तो अथर्व और नैना की जोड़ी लग रही थी। मनीषा भी अथर्व को गुस्से में घूर रही थी। कुछ ही देर में तान्या और विवेक ने एक दूसरे को डायमंड रिंग पहना दी थी। इस मौके पर वहां बम पटाखों की आवाज आने लगी थी। आसमान में रंग बिरंगे लाइटें देखी जा सकती थी। वो फायर क्रैकर्स की लाइट्स देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। वहां पर खन्ना और मिस्टर बजाज दोनों आए हुए थे। आर्यन और रुचि दोनों इस पार्टी में साइलेंट थे। आर्यन रुचि का बॉयफ्रेंड था और उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया था। वो दोनों उस पार्टी में इस वजह से आए थे क्योंकि उनके कजन की रिंग सेरेमनी थी।
नहीं तो वो दोनों कभी भी वहां पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर उन्हें नैना का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर में ही रिंग सेरेमनी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। उसके बाद शशिकांत ने सभी गेस्ट से खाना लेकर अनुरोध किया कि सभी धीरे धीरे फूड स्टॉल्स की तरफ चले गए। शनाया और जिया दोनों ये देखकर हैरान थी कि आज अथर्व ने सभी के सामने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर में मिस्टर बजाज और मिस्टर खन्ना दोनों वहां पर आ गए थे। दोनों की जोड़ी काफी ब्यूटीफुल लग रही है। सच में आप दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे हैं। पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर ये लड़का किस फैमिली से है। इस बार मिस्टर खन्ना ने नैना से पूछ ही लिया, बेटा तुम्हारे हस्बैंड कौन सी रिच फैमिली से हैं? अंकल जी ये मिडिल क्लास हैं और मैंने ही इनसे शादी की थी। ये बात सुनकर उन दोनों का मुंह उतर गया था। जिस लड़की को वो इतना समझदार समझ रहे थे, वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती थी। पर उन दोनों ने इस फंक्शन में कुछ बोलना सही नहीं समझा और रुचि और आर्यन का ध्यान तो नैना की बातों पर ही था। डैड, आप तो इस लड़की को कुछ ज्यादा ही समझदार बता रहे थे, लेकिन इसने तो एक गरीब लड़के से शादी की है। मुझे तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई और यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा। मॉल में तो ये ऐसे दिखा रही थी जैसे ये कितनी पावरफुल हो और इसका हस्बैंड कितना बड़ा आदमी हो। डैड, मैं तो कहती हूँ ऐसी लो क्लास लड़की से आपको भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। चुप हो जाओ, यहाँ पर कोई ड्रामा मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी इसके बारे में समझाया था। इसमें इस बच्ची की क्या गलती? बोल तो वो वही रही है जो सच है। तुम ही इस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे। मिस्टर बजाज की बात सुनकर मिस्टर खन्ना भी चुप हो गए और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वे सभी नैना की इंसल्ट कर रहे थे। नैना भी समझ गई थी कि इसमें मिस्टर खन्ना की कोई गलती नहीं है। एक तो अथर्व आज पहले ही इतने गुस्से में था, ऊपर से उन सभी का नैना की इंसल्ट करना। जब उन तीनों को ऐसे बोलते हुए कुछ देर हो गई थी तो अथर्व ने साइड में रखी एक लकड़ी की टेबल पर गुस्से में अपना मुक्का मारा, जिससे वो लकड़ी की मजबूत टेबल टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। ये देखकर एक पल के लिए वहां पर खड़े सभी लोग डर गए थे। मिस्टर बजाज, रुचि और आर्यन तीनों एक पल के लिए डर से कांप गए थे। उनके मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई थी। शनाया, जिया और युग सभी ने अथर्व का ऐसा रूप पहली बार देखा था। नैना भी उसे देखकर शॉक हो गई थी। उन सभी को चुप देखकर अथर्व नैना को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। वो अभी कुछ ही कदम चला था कि कुछ लड़कों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उन सभी में से एक ने कहा, हाय हंसन, तुम हमारी कबूतरी को कहां पर उड़ा कर ले जा रहे हो? ये लड़का वही था जिसकी फोटो राजवीर ने अथर्व को भेजी थी। उसे देखकर नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने एक नजारा दिखाई देने लगा, जहां एक लड़की घुटनों पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ लाशें थी और उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्वीन मर चुकी है। आज के बाद इस दुनिया में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। और इस नजारे के बाद नैना के चेहरे पर एक शांति आ गई और उसका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। वहीं मास्टर विक्रम रिजॉर्ट की बैल्कनी में खड़े होकर वो नजारा देख रहे थे। उन्होंने अपने आप से ही कहा, खंजर में धार लग चुकी है, बस उसे तेरे खून की प्यास है। वहीं बजाज और खन्ना वो चारों भी उनको देख रहे थे। ये तो सिन्हा फैमिली का लड़का है, अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? शायद उसने नैना के हस्बैंड का अभी वाला एक्शन मिस कर दिया था, जो ये भी उस नैना को परेशान करने के लिए आ गया। मेरे हाथ पकड़ने से तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा था, अब क्या हुआ? जब ये तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जा रहा है तो तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं हो रही? आखिर इसने तुम्हें कितने में खरीदा? ये सुनकर नैना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से जो आंसू बहे थे उन्हें अथर्व बहते हुए नहीं देख सकता था। उसने नैना का हाथ छोड़ा और उन 7-8 लड़कों की तरफ बढ़ गया। जरा इसे तो देखो, ये अपने आप को साउथ का एक्शन हीरो समझ रहा है। आने दो इसे भी, पता तो चले कि इसने किससे पंगा लिया है। शनाया और जिया तो यही सोच रही थी कि आखिर ये अथर्व क्या करने वाला है। युग भी उन दोनों के पास खड़ा था। दीदी, तुम ये सोच रही हो कि जीजू क्या करने वाले हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज इन लोगों को जीजू के हाथ से बचाएगा कौन? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो कोई स्ट्रीट फाइटर हो। दीदी, तुम दोनों को पता भी है कि मैं उनको इतना ज्यादा पसंद क्यों करता हूँ? अच्छा, जरा हमें भी तो बता, तू उसको इतना पसंद क्यों करता है? उसी वक्त एक परछाई रिजॉर्ट में प्रवेश करती है, जिसने बहुत लंबा
कोट पहना हुआ था और वो पार्टी की ओर चल रही थी। उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही अथर्व आगे बढ़ता है, उसकी चाल में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके पीछे खड़े नैना की आंखों में डर और आंसू दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व क्या करने जा रहा है, लेकिन उसी पल अथर्व की नजर नैना के आंसुओं पर पड़ी और सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत जिंदा हो उठा। उसे याद आया मार्शल आर्ट स्कूल का वो दिन, वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा था, लेकिन सामने का नजारा देखकर वहीं जम गया। वरुण जमीन पर पड़ा था, खून में लथपथ। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। अथर्व ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी बाहों से खून टपक रहा था। तभी किसी ने कहा, ये क्वीन ऑफ हेल का खंजर है। अथर्व की नजर वरुण के सीने में धंसे उस खंजर पर गई। उस पर बना हुआ वही निशान, क्वीन ऑफ हेल का निशान। उसी पल अथर्व की आंखों में दर्द की जगह आग भर गई थी। क्वीन ऑफ हेल, जब तक तुम्हें मार नहीं देता तब तक वरुण का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ बदला चाहिए, सिर्फ बदला। कैसे सामना करेंगे अथर्व और नैना उनकी तरफ आते हुए तूफान का? उन्हें तो ये अंदाजा ही नहीं है कि वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे तूफान में चल रहे हैं जहां पर खतरों के अलावा और कुछ नहीं है। आखिर युग अथर्व के बारे में ऐसा क्या जानता है? क्या अथर्व का ऐसा कोई सीक्रेट है जो सिर्फ युग को ही पता है? और अथर्व उस सिन्हा फैमिली के लड़के के साथ आखिर क्या करने वाला था? नैना के सामने किस लड़की की झलक थी? जानने के लिए सुनते रहिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग। मेरा और जीजू का सीक्रेट है, पर दीदी तुम्हें आज ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। ओह जीजू के चमचे, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। आपने देखा नहीं था उस वुडन टेबल का क्या हाल हुआ था? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले से ही डैमेज हो। दीदी वहाँ पर देखो। अथर्व उनके पास पहुंच गया था। तभी उस सिन्हा फैमिली के लड़के ने अथर्व की तरफ अपना मुक्का बड़ी तेजी से चलाया। अथर्व ने फुर्ती से अपने हाथ को ऐसा घुमाया कि जैसे सिर्फ अथर्व ने उस सिन्हा फैमिली के लड़के के शोल्डर को एक उंगली से छुआ हो। एकदम से सभी को एक क्रैक की आवाज सुनाई दी। किसी को समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहां से आई। उसके बाद अथर्व थोड़ा पीछे हट गया। सभी को सिर्फ यही लगा कि अथर्व उसके हाथ के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। क्या यही दिखाना चाहते थे? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस लड़के का मुक्का अथर्व को लगा ही नहीं और वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथ के लड़कों को भी समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। वो भी जल्दी से अथर्व पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़े। नैना की नजरें भी अथर्व पर थी। उसने अथर्व के मूवमेंट को देखा था और उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी भी थी। क्या कुछ ऐसा है जो इसने पिछले 3 साल से छुपाया है? अथर्व उन लड़कों को आते हुए देख रहा था। उसे तो पहले ही उन सभी पर गुस्सा आ रहा था जब वो डोर पर खड़े हुए नैना को घूर रहे थे। उन 5 लड़कों ने एक साथ अथर्व पर अटैक किया था, लेकिन अथर्व ने बड़े आराम से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके उनके अटैक को डॉज किया। लेकिन जैसे ही वो मुक्का मारने को हुआ, उसकी नजर थोड़ी दूर बैल्कनी पर गई। उसे वहां पर एक छाया सी दिखाई दी जो एकदम से अथर्व को देखकर साइड हो गई और अथर्व के दिमाग में कुछ और चलने लगा। लेकिन ध्यान भटकने की वजह से उनमें से एक लड़के ने अथर्व को एक मुक्का मार दिया, जिसके इम्पैक्ट से अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वक्त वो थोड़ा शांत जरूर हो गया था। अब उसने अटैक करने की जगह डिफेंड करना शुरू किया। नैना के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुझे सबक सिखाने के बाद हम देखते हैं उस लड़की को कौन बचाता है। ये सुनकर अथर्व का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने एक जोरदार मुक्का उस आदमी के सीने पर मारा, जिससे वो कुछ फीट दूर जाकर गिरा। मिस्टर बजाज और आर्यन बेटा, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उसका एक मुक्का उस टेबल पर लगा था, नहीं तो हमें सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता। आर्यन और रुचि तो ये देखकर डर गए थे। उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। उन्हें मिस्टर खन्ना की बात समझ आ गई थी, लेकिन उसके बाद उसने उन लड़कों पर हाथ नहीं उठाया, पर वो सभी उसे मारने लगे और वो चुपचाप मार खाता रहा। बस तेरे जीजू में इतना ही दम था। लेकिन अथर्व को मार खाते हुए देखकर नैना के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे हो गए थे।
उसकी आंखों के सामने बहुत ही खतरनाक नजारे चलने लगे थे, जिसमें एक लड़की तलवार से लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रही थी। उस लड़की की आंखों में अंगार देखकर ही लोगों की सांसें रुकना शुरू हो गई थी। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों के नाखून उसकी हथेली में गड़ने लगे। वो कभी वापस नहीं आएगा। दो अनजान शख्स इस नजारे पर नजर बनाए हुए थे। इस वक्त नैना के चेहरे की मासूमियत गायब हो चुकी थी। वो लोग अथर्व को मारकर थक गए थे, लेकिन अथर्व के मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। शनाया, जिया, युग वहां खड़े हुए अथर्व को पिटते हुए देख रहे थे। क्या जरूरत थी हीरोगिरी दिखाने की? ये कोई फिल्मी ड्रामा थोड़ी है। ऐसा यूजलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही नैना ने ये सुना तो उसने जिया को घूर कर देखा। एकदम से जिया चुप हो गई। जीजू ने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? युग चुप खड़ा था। ड्रामा खत्म हो चुका था। वहां कुछ लोग बाहर से आए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें देखकर बालकनी में खड़े मास्टर विक्रम वहां से निकल गए। जो आदमी बूट और कोट पहनकर आया था वो भी वहां से रफू चक्कर हो गया। अभी भी अथर्व की नजर चारों तरफ थी और उसने खुद अनजान आदमी को वहां से जाते हुए देखा। एक लड़का सिन्हा फैमिली के लड़के के पास गया। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में मोच आ गई है। तुमने मुक्का मारने के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगा दी थी। मुझे इसने मारा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हथौड़ा मारा हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने भी इसे देखा था। इसने अपना बचाव किया था। उसने उस लड़के की तरफ इशारा किया जो अथर्व के एक मुक्के से काफी दूर जाकर गिरा था। उसे तो सिर्फ धक्का लगा था और इस लड़के को कितना मारा गया। क्या अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? देखो, ये कुछ नहीं कर सकता। और वो लड़का खड़ा हुआ, फिर नैना की तरफ जाने लगा। वहीं आर्यन बजाज ने अपने पापा और मिस्टर खन्ना से कहा, आपने इसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ लिया है। देखो, ये हीरोपंती दिखाने चला था और अब इसकी कैसी हालत है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा सबक सिखाया लोगों ने इसे। वो अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि एक लड़का नैना के पास जाकर उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, क्या ये तुम्हें बचाएगा? अभी उसने इतना ही कहा था कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो पीछे घूम भी नहीं पाया और उसकी पकड़ नैना की कलाई से अपने आप छूटने लगी। इतनी देर में 3 लड़कों ने अथर्व को आगे पीछे से पकड़ लिया। इसे छोड़ो। लेकिन वो अथर्व की पकड़ से उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। दोबारा उसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना कहकर अथर्व ने एक मुक्का उस आदमी की कमर में मारा, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। और इस वक्त उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन इस बार अथर्व यहीं नहीं रुका। उसने उन लड़कों को भी मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल किया हुआ था। अब ये सभी लड़के दर्द से तड़पते हुए कहरा रहे थे। ये क्या हो रहा है? और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? अब तुम लड़ाई झगड़ा भी करने लगे। अथर्व कुछ नहीं बोला। नैना को पता था कि वो कुछ नहीं बोलेगा। अथर्व की कोई गलती नहीं है। मनीषा ने उसे गुस्से में देखा। वहीं मिस्टर खन्ना और मिस्टर बजाज भी खड़े थे। उन्होंने भी देखा था कि जैसे ही उस लड़के ने नैना की कलाई पकड़ी तो अथर्व ने उन लोगों के साथ क्या किया। वहां पर मिस्टर सिन्हा भी आ चुके थे। उन्होंने भी उस लड़के को थप्पड़ पड़ते हुए देखा था। फिर भी अथर्व ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा। कोई भी इस लड़के के कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहा था। अगर वो लोगों को मार सकता था तो उसने पहले ही उन लोगों को क्यों नहीं मारा। हम शशिकांत भाई साहब से क्या कहेंगे? और फिर खींचकर एक जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया। मॉम, ये आप सबके सामने क्या कर रही हैं? आज पहली बार था कि नैना ने मनीषा से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। इधर मिस्टर सिन्हा जल्दी से दौड़कर अपने बेटे के पास गए और घुटनों के बल बैठकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुझे क्या हुआ? ये हालत तेरी किसने की, मुझे बता। पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अथर्व की ओर इशारा भी कर सके। तुम सब में से कोई तो बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? वो लड़का भी डर से कुछ नहीं बोला। सभी शांत खड़े थे। मॉम, बस बहुत हुआ। आप ऐसे ही सभी के सामने इन पर हाथ नहीं उठा सकती। पर आपसे तो इस बारे में बात करना ही वेस्ट है। नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगी। अथर्व को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। मुझे बस 1 मिनट दो। फिर वो मिस्टर सिन्हा के सामने गया। इन लोगों को मैंने मारा है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है।
क्योंकि अभी उसने उस लड़के को मिसेस अग्रवाल के हाथों से थप्पड़ खाते हुए देखा था, लेकिन उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि उसने झगड़ा तो किया है। इसी बीच मिस्टर सिन्हा के बेटे ने कांपते हुए कहा, पापा, इसी ने हम सबका ये हाल किया है, आप इसे छोड़ना मत। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अथर्व का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मुझे तो तुम्हारी वाइफ कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वहां का दृश्य देखकर मिस्टर विजय अग्रवाल और पूरी अग्रवाल फैमिली घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। एक तो उन्हें इस बात पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है, और वहां तो 6 लड़के बहुत बुरी हालत में दर्द से कराह रहे थे। शशिकांत भी वहां पर आ गया था, उसे भी सारी सिचुएशन समझ आ गई थी। दादाजी वहां पर नहीं थे, वो थोड़ा जल्दी घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उन्हें जल्दी ही थकावट महसूस होने लगती थी। शशिकांत जल्दी से दौड़कर अथर्व के पास गया। बेवकूफ लड़के, अभी मिस्टर सिन्हा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो। तुम्हें पता भी है वो कौन है? तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है शशिकांत? मिस्टर सिन्हा, दादाजी ने इस गरीब लड़के की शादी विजय भाई की बेटी से करा दी थी, और तभी से हम इस निकम्मे घर जमाई को झेलते हुए आ रहे हैं। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, जो वो इसे पिछले 3 साल से झेल रही है। नैना के बारे में ये सब सुनकर अथर्व का गुस्सा फिर से बढ़ गया था। ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। आपको मेरे बारे में कुछ भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन एक भी गलत शब्द आपने नैना के लिए बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। उसकी आंखों को ऐसे देखकर एक बार के लिए शशिकांत घबरा गया था। वो हमारे घर की बेटी है, मैं जो चाहूं उसके बारे में बोलूं। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? इस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सीधा कमिश्नर को फोन लगा दिया। कमिश्नर ने जैसे ही फोन उठाया, जी सिन्हा साहब, आज हमें कैसे याद किया? तभी मिस्टर सिन्हा ने सारी बात उन्हें कॉल पर बता दी। सिन्हा अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ही ये नौबत यहाँ तक आई। आज अथर्व ने पहली बार नैना को उसके लिए बोलते हुए देखा। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मासूमियत अथर्व के दिल में उतर रही थी। ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम घर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं आता हूँ। अथर्व ने युग को इशारा करके अपने पास बुलाया। अपनी दीदी को घर लेकर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन नैना तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अथर्व इस परेशानी से निकलकर बाहर कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो मिस्टर सिन्हा ने कमिश्नर को फोन पर सारी बातें बता दी थी। नैना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज रात घर वापस जरूर आऊंगा। आज पहली बार उसकी सभी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना भी उसे समझ नहीं पा रही थी। आज का अथर्व उसे कुछ अलग ही लग रहा था। वहीं विजय अग्रवाल भी अथर्व को गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने मिस्टर सिन्हा के पास जाकर कहा, आपको इस लड़के के साथ जो करना है कीजिए। ये नालायक काम धाम का तो पहले ही नहीं था, अब इसने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी। इसने अग्रवाल फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। नालायक, आज के बाद उस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मिस्टर अग्रवाल सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें तो मौका मिल गया था उस निकम्मे घर जमाई को घर से निकालने का। वहीं मास्टर विक्रम एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। मास्टर, आगे क्या करना है? लेकिन मास्टर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ पूछने की, और मास्टर विक्रम का एक आदमी बाहर से ही नजर रखे हुए था। अथर्व पुलिस वालों से कैसे बचने वाला था? क्या नैना अथर्व की बात मानकर वहां से युग के साथ घर चली जाएगी? और नैना के जाने के बाद अथर्व क्या करने वाला था? क्या उन सभी लोगों के सामने अथर्व की सच्चाई आने वाली थी? जानने के लिए सुनिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग, सिर्फ पॉकेट FM पर।